जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, जो आपका 16 फरवरी को जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा ना, मैथ का जो एग्जाम होगा आपका, उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से कुछ ऐसे सवाल मैं आज की इस वीडियो में कराऊंगा ना, जो आपका 100% गारंटी जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। यानी कि बोल सकते हो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा से पहले इनको रट लो। नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, लेकिन कर लो। और ये हमारा पार्ट 2 नंबर का वीडियो, मैंने पार्ट 1 का वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। ये सबसे वायरल प्रश्न है जो आते ही है। अब बात रहा है कि सर पार्ट 1 का वीडियो में देखो कैसे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना पड़ेगा, प्रीतम अकाडमी पे। आपका स्वागत है हमारे प्रीतम अकाडमी में, ठीक है। और वहाँ पे आपको चैनल में जाना पड़ेगा। चैनल में जाने के बाद चैनल में जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट तो निकालना आता है ना आपको? अब नहीं आता है तो यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा कैसे प्लेलिस्ट निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 10th मैथ्स VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। बस वहाँ इंटर कर जाइएगा। मैंने अभी तक जितना भी आपका क्लास 10th के रिलेटेड, जो आपका एग्जाम के रिलेटेड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया, सब आपको देखने को मिलेगा वहीं पे, ठीक है। तो वहाँ जाके कर दीजिएगा। मैंने साइंस का भी बहुत सारा पोर्शन कवर करा दिया है, एकदम सेम इसी नाम का आपको साइंस का एक दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा। बस क्या रहेगा, क्लास 10th या मैथमेटिक्स जगह पे साइंस रहेगा, VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिलेगा। तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। SST का भी सेम, खाली यहाँ पे SST होगा, और सर ने SST तो कंप्लीट करा भी दिया है, ठीक है भाई साहब, तो कर लो, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी आने वाले कुछ दिनों में मैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने 5 मार्क्स का सारा कवर कर दिया है। मैथ का जितना भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, मैंने सब का सब निपटा दिया है। उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। मैंने शायद 3 या 4 वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, देख लेना उसको, समझे। 5 नंबर नहीं छूटेगा। और 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन का मैंने 2 वीडियो लिया है, हाँ 2 वीडियो लिया है, ठीक है, 2 या 1 वीडियो लिया हुआ है। और मैंने ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा नंबर का वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। और साइंस का भी मैंने बहुत सारा पोर्शन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कवर कराया है। बस सब कवर होगी, टेंशन लेना, यहीं रुको, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। और जो मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, देख लेना एग्जाम में। चलिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न लिखा है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात। ऐसे उड़ाओगे इस प्रश्न को आप लोग, देख लो 2023 का पूछा गया प्रश्न, और इस टाइप का प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो आपको घात पूछा है, पावर पूछा है, तो देख लो इस समीकरण में सबसे बड़ा घात किसका है। देख लो यहाँ पे x का है, ठीक है। और कितना बड़ा घात है, 2 है, यानी कि सबसे बड़ा घात इस समीकरण में 2 है, तो यही 2 सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है, कैसी बात है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि x⁻5 प्लस का यहाँ पे 6 y का y नहीं, यहाँ पे x देता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 के पावर में स्क्वायर मान लो कि = 0 है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? यही से बात है भाई साहब, 5 हो जाएगा। इसलिए इसका घात पूछे तो 5 सही आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मतलब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देख लो हमारे पास नेक्स्ट जो 2 नंबर का प्रश्न है, और इस सभी प्रश्नों का आपको PDF भी मिलेगा भाई साहब। यानी कि इसको मैं जब भी लिख रहा हूँ सब कुछ PDF भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, बस ज्वाइन हो जाना, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो का PDF ये 2022 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। एटलीस्ट तो आप लोग 18, 19, 20 में तो हुआ नहीं था, 22 का सबका पेपर आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो भाई साहब बात रहा कि भाई साहब द्विघात समीकरण नहीं, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले बता तो दीजिए सर द्विघात समीकरण होता क्या, तब हम लोग अपने आप बता देंगे द्विघात समीकरण क्या नहीं है। तो भाई साहब देखो, द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² - bx + c के फॉर्म का होता है। यानी कि सर इन सभी ऑप्शंस को अगर हम देखें और किसी प्रकार से इन सभी ऑप्शंस को ax² - bx + c के फॉर्म में ढाल दे तो एक द्विघात समीकरण होगा। जी हाँ होगा। और अगर नहीं ढाल पाए वो द्विघात समीकरण नहीं, और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर के ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है आपके पास, देख लो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = हो जाएगा 2x - 3। बस आपको थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, बस अगर आपको आता है तो आप लोग इसको ढाल लोगे, ठीक है। तो बस मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, a - b का होल स्क्वायर लिखता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। यहाँ पे a क्या आपके पास x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस b² b जो आपके पास 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? -2ab, 2 × a × b, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा, और प्लस का 1 = हो जाएगा 2x - 3। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग इसको आराम से अच्छे से कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे x² का x² है, जैसे आप लोग इस 2x को इधर लेके आइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये -4x पहले से तो हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो आपके पास +4 है और यहाँ पे +1 है, तो +4 + 1 +5 हो गया। और ये -3 का ये भी प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा, 5 3 8
बराबर में 0। देख सकते हो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। यहाँ पे बस क्या है कि देख लो ए का वैल्यू जो इसमें 1 है, बी का जो वैल्यू है वो -6 है, और जो सी का वैल्यू वो 8 बराबर 0 है, बाकी एक्स स्क्वायर एक्स जब एक्स है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन तो सही आंसर नहीं होगा, ये एक द्विघात समीकरण है, समझे। तो मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद घर में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ अभी आंसर बताता हूँ। तो जो आंसर होगा आपका वो 2 नंबर का होगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ। लिखा है कि x इंटू का x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि x प्लस 2 इंटू का x माइनस 2। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, x को इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो आप लोग a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, x और b क्या आपके पास 2 है, तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, बी क्या आपके पास 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, जो कि आपके पास 4 होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस स्क्वायर है, तो ये दोनों उसमें गया कट गया, तो कट गया तो कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर बचा नहीं। अब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण का रूप में होगा ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 और 4 वाला भी होगा द्विघात समीकरण, उसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। बाकी 4 नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यू का। तो मैं लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू का ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर का प्रश्न लिखा है कि एपी दिया हुआ है 3 3 3 3 3 का एपी दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये बढ़ता चला गया है। इस एपी का आपको क्या निकालना है, सारांतर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सारांतर निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, छोटा डी से। तो ये होता है आपके पास a2 माइनस a1 के बराबर, यानी कि बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस कर देना पड़ता है, ठीक है। तो बाद में क्या है, अगर मैं इन दोनों को पकड़ू, कोई भी दो लगातार पकड़ो, ठीक है, चाहे इन दोनों को पकड़ो, चाहे इन दोनों को पकड़ो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, इस प्रकार से कोई भी दो लगातार पकड़ो, कोई कॉन्जिक्यूटिव पकड़ो, और बाद वाले में पहले वाले को माइनस कर दो। यानी बाद में यहाँ पे मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, ठीक है, बाद में 3 है, उसमें माइनस कर दो पहले वाले को 3 को, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, सारांतर 0 निकल कर आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो लिखा हुआ है कि एपी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, बाद वाले में पहले वाले को माइनस कर देना, इन दोनों को पकड़ो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि क्या कर दो आप लोग यहाँ पे 1.7 में अगर बाद वाले में अगर पहले वाले 0.6 को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.1, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, एक नंबर से कनेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, ये भी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। सभी का सभी प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, खत्म खलास प्रश्न। अब सबसे पहले समझ तो लो कि समरूप होता है कैसे। जस्ट लाइक आप एक खिलौने के दुकान गए, आपने एक ताजमहल खरीदा, ये खिलौना ताजमहल है, और आपने एक ओरिजिनल ताजमहल को देखा, ताजमहल तो एक ही है भाई साहब, ठीक है, ओरिजिनल ताजमहल को देखा, तो ये दोनों जो होंगे ये समरूप हो गए। बस अंतर क्या है, साइज का डिफरेंस, ये छोटा है तो ये बड़ा है, बस। तो अगर इस प्रकार से हो कि सब कुछ समान हो, बस खाली साइज का अंतर हो, तो वो समरूप कहलाता है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई भी वर्ग की बात करूं तो क्या होगा, सभी वर्ग एक जैसे होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मैं इस वर्ग की बात कर रहा हूं, और भी मैं अगर मान लो कि अगर मैं और एक वर्ग ड्रॉ करूं, अगर मैं इस वर्ग की बात करूं, या फिर मान लो चलो मैं इस वर्ग की बात करूं, थोड़ा बड़ा हो गया, जगह कम है यहाँ पे, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं वैसे चलो इन दोनों ही वर्ग को ले लो, इन दोनों वर्ग की बात करूं तो दिखने में एकदम हूबहू सेम जैसे हैं, एक ही जैसा है कि नहीं, देखने में एक जैसा है, बस अंतर इतना है कि साइज का अंतर है, तो ये दोनों समरूप होंगे, इसीलिए सभी वर्ग समरूप होते हैं। साथ ही साथ और एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सिर्फ सभी वर्ग ही समरूप नहीं होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, याद रखिएगा बात, ये भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेगा कि त्रिभुज ABC, ये जो आपके पास त्रिभुज आपके पास ABC, इसमें क्या है कि में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ई सी पर 2 बिंदु है तथा डी ई जो समांतर है बी सी का, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि आपके पास ये जो आपके पास ए बी भुजा है, इस भुजा पर यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है डी, ठीक है, और इस ए सी पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है ई, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो डी ई है, ये जो डी ई है ये समांतर है आपके पास बी सी का, ठीक है, समांतर है बी सी का, ठीक है। साथ ही साथ प्रश्न में आपके पास एडी अनुपात डीबी दे दिया है, आपके पास एडी अनुपात डीबी दे दिया है, जो कि आपके पास 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, एडी अनुपात डीबी को एडी बटे में डीबी, जी हाँ लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से 2:3 को 2/3 लिख सकते हो, यानी कि एडी बटे डीबी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एई का वैल्यू दे दिया है, यानी कि ये जो एई है आपका, इसका आपको वैल्यू दे दिया है 1.6, यानी कि ये जो एई है इसका वैल्यू आपको 1.6 दे दिया है। आपको ईसी का मान पूछा है, यानी ये जो आपके पास ईसी है इसका वैल्यू पूछा है आपको, ठीक है।
इसको x मान लो या फिर मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, आपको EC का मान पूछा है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर देख सकते हो कि AD का वैल्यू है 2, यानी कि ये जो AD है इसका भी वैल्यू पता है आपको, और जो DB है इसका भी वैल्यू आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो कभी भी अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एक भुजा के समांतर एक ऐसा रेखा या रेखाखंड खींचा जाए जो बाकी दो बचे भुजाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो क्या होता है कि ये जो ना त्रिभुज को अजीब प्रकार से बांटता है, त्रिभुज की भुजाओं को एक अजीब प्रकार से बांटता है। जैसे कि अगर मैं AB पर बात करूं जो कि D बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, और ये जो AC है जिस पर E बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, तो ये जो आपके पास AD है, ये जो AD है इसका जो अनुपात लोगे आप लोग DB के साथ, यानी कि AD बटे में DB ये बराबर होगा AE बटे में EC का, AE बटे में EC का। अब ये कौन सा थ्योरम है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम होता है, बस इसमें फॉर्मूला में मान पुट कर दो, तो आपको AD बटे में DB का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, तो मैं 2/3 लिख देता हूँ, बराबर में AE का वैल्यू जो आपके पास 1.6 दिया हुआ है, बटे में AC का, AC नहीं है EC है। ठीक है, तो यहाँ पे EC का EC लिख देता हूँ, अगर मैंने गलती से A बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो देख लो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो हो जाएगा आपके पास 2EC बराबर में हो जाएगा 1.6 इंटू का 3 हो जाएगा। अब बस यहाँ पे 2 यहाँ गुना में इधर के भागा में आ जाएगा, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 1 मिनट, हाँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे काट देता हूँ, तो देख लो आपके पास हो जाएगा 0.8 इंटू का 3, ये आपकी हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोनों पास नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही ईजी सा प्रश्न है आपके पास। देख लो इस टाइप के प्रश्न में अगर आप पूछा है आपके पास y बराबर में px एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 2022 का पूछा गया प्रश्न है, देख लो ये भी सिमिलर टाइप का प्रश्न है, 2023 का पूछा गया, 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ जो x एक्सिस को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करता है बस वही आंसर होगा, जितने जगह पे प्रतिच्छेद करेगा उतना ही आंसर होगा। देखो तो यहाँ पे एक बार प्रतिच्छेद करता है, एक बार यहाँ पे करता है, एक बार यहाँ 3 जगह करता है, इसलिए इसका सही आंसर 3। ऐसा प्रश्न होता है, जी हाँ एकदम सही, इसी प्रकार सिंपल प्रश्न आता है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे 2 जगह पे प्रतिच्छेद किया तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रश्न लिया कि आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² - 15 का शून्यक है, तो इसको आप लोग कई तरह से बना सकते हो। चलो मैं 2 मेथड से बताता हूँ। मेथड 1, इसको क्या करो 0 के बराबर ले लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा +15, क्योंकि देख लो x² बराबर हो जाएगा +15, क्योंकि ये -15 इधर के +15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर x का मान निकालोगे तो हो जाएगा √15, और रूट की कोई चीज़ होती है तो यानी कि वो +√15 आएगा इसका आंसर, और यहाँ पे आपके पास -√15 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आपके पास +√15 आएगा या फिर -√15 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई है आपको। अब मेथड 2 क्या बोलते हैं आपको, बस यहाँ पे x² - 15 को आपको क्या करना है 0 के बराबर ले लेना है, और आपको पता है कि x² को x² और -√15 है, तो मैं √15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी हाँ लिख सकता हूँ, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक छोटा मोटा स्कूल भी है। ठीक है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ a + b इंटू a - b, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो a का वैल्यू x है और b का वैल्यू आपके पास √15 है, तो हो जाएगा x + √15, और आपके पास हो जाएगा x - √15 बराबर में ये 0 है तो 0 हो गया। अब इसको एक बार 0 के बराबर कर दो तो x का वैल्यू निकल कर आ गया माइनस का √15, और एक बार आप लोग इसको 0 के बराबर कर दो तो x का वैल्यू निकल कर आ गया +√15। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ भी से भी आप लोग आंसर ला सकते हो, x से भी ला सकते हो। चलिए लास्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ये आपको एक दिया हुआ है जिसमें से आपको विविधकर निकालना है। तो विविधकर किसके बराबर होता है, विविधकर जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बड़ा डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac। अब इसको निकालने के लिए आपको bac का वैल्यू आना चाहिए, और चूंकि ये द्विघात समीकरण है जो कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है, तो यहाँ से देख लो a का वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो b का वैल्यू आपके पास -7 है, तो b का वैल्यू हो गया -7, यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा -7, c का वैल्यू जो निकल कर आ गया वो 6 दिया हुआ है। बस निकाल लो आप लोग वैल्यू, तो b² यानी कि b के आपके पास -7 है, तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू का a जो कि आपके पास 2 है इंटू का c 6 है, तो हो जाएगा 49 माइनस का 48 बराबर में 1। देखो 4 दूना 8, 8 6 48 से ना होता है, इसलिए मैंने 48 लिख दिया, तो 1 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 1 निकल कर आ गया, 3 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अगर d का वैल्यू यहाँ पे अगर आपका 0 के बराबर आ रहा है तो जो 2 मूल निकलेंगे द्विघात समीकरण का, ठीक है 2 को पावर इसलिए इसका 2 को मूल निकलेगा, तो वो दोनों का दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, और अगर मान लो डी का वैल्यू वो बड़ा आ रहा है 1 से, किससे 0 से नहीं, 1 से अगर 0 से बड़ा आ रहा है 1 से नहीं,
अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है तो दोनों जो मूल होगा वो भिन्न होगा और क्या हो जाएगा, साथ ही साथ वास्तविक होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा आ रहा है तो दोनों जो मूल की बात ही मत करो, वो दोनों को दोनों मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज 200 क्वेश्चन का कोटा फुल हो गया। इस प्रकार से मैं आपको और भी कई सारे प्रश्न करा दूंगा। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। हमारे इस वीडियो के डिस्कशन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।